Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, we start our new topic that is about how to create more employment. Means how we can create or generate more employment in the country. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेक्टर्स हैं और तीनों सेक्टर्स में कितने कितने लोग काम करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेक्टर जो था वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयड था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। बट एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि जितने लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है। तीनों सेक्टर्स में अगर देखा जाए, तीनों सेक्टर्स के साथ हम कंपैरिजन करें तो प्राइमरी सेक्टर्स में लोग ज़्यादा काम करते हैं पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है। और उसका हमने रीज़न डिस्कस किया था, क्या था? अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को और अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो हम इस वाली वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल देखा था, जिसमें लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर लैंड है और 2 हेक्टेयर लैंड में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, पूरी फैमिली के लोग काम करते थे। बट सारे फैमिली मेम्बर्स काम करते थे पर उतने पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे थे जितना उनमें पोटेंशियल था। मतलब काम तो डिवाइड है पर फुली, कहते हैं ना, फुली काम करने वाला पर्सन, वो चीज़ 5 फैमिली मेम्बर्स में नहीं थी। तो उसी को एग्जाम्पल को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे कि सपोज लक्ष्मी और अदर फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड कम है, इतना लैंड नहीं है। पर अगर लक्ष्मी को कहीं जो उसका लैंड है उसको इरिगेट करने के लिए उसको पहले किस पर डिपेंड रहना पड़ता था? रेन पर, मॉनसून पर, कि मॉनसून आएगी तो उसका लैंड अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा, क्रॉप्स उग पाएंगी। पर अगर रेनी सीज़न नहीं होता था, रेन नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम होती थी। तो लक्ष्मी ने क्या किया? लक्ष्मी चाहती थी गवर्नमेंट कुछ मनी स्पेंड करे और कहीं ना कहीं उसके लैंड को इरिगेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स दे, वेल कंस्ट्रक्ट करे या वहाँ पर वो ट्यूबवेल्स लगवाए। तो इससे क्या होगा कि उसके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके लैंड पर एम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ से क्या होगा कि जब पहले वो एक ही क्रॉप ग्रो कर पा रही थी, अब के टाइम में वो 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाएगी। तो उसी के साथ मैं रिलेट करती हुई चलती हूँ कि बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन्स टू जनरेट मोर इरिगेशन फैसिलिटीज़। क्योंकि अगर लैंड पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होंगी, लैंड अच्छी तरह से कल्टीवेट होगा, कल्टीवेट होने के बाद वहाँ पर उनको ये लगेगा कि हमें रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पर पहले वो एक क्रॉप उगाते थे, अब वो 2 क्रॉप्स उगा पाएंगे और उससे ज़्यादा क्रॉप्स उगा पाएंगे। तो अब जो एक जने का काम है वो बढ़ गया है, एक पर्सन से एक क्रॉप करना, हैंडल करना आसान नहीं रहेगा। तो उस पर अगर हम 2 जने, 2 पर्सन्स और एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इरिगेशन फैसिलिटीज़ से घर के फैमिली मेम्बर्स को और काम मिल गया, जिससे उन्होंने सेकंड क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? डैम्स एस्टैब्लिश कर सकती है। डैम्स और कैनल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड, डैम्स और कैनल्स बनवाएं तो जिससे पानी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और डैम्स अगर बनाने हैं, कैनाल्स अगर बनाने हैं, तो उसके साथ साथ तो उनको दूसरे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो डैम्स और इन कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उन लोगों को भी काम मिल गया। डैम से जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा, जैसे लक्ष्मी जैसे फार्मर को फ़ायदा होगा कि डैम्स की वजह से उनको पानी मिल रहा है, पानी की उनको कोई तंगी नहीं हो रही है। जहाँ वो एक क्रॉप्स उगाते थे, एक की बजाय अब 2 या 3 क्रॉप्स वो उगा पाएंगे। और जिसमें उनके घर के जो 5 फैमिली मेम्बर्स थे उसमें से कम 2 से 3 मेंबर्स फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे उस खेत में काम करने के लिए। तो जहाँ एक मेंबर से काम चल रहा था, वहाँ पर अब 3 मेंबर्स को काम मिल गया है लक्ष्मी की फैमिली में। तो कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और डैम्स और कैनाल्स जो बनाएंगे उन लोगों को भी काम मिलेगा। तो दिस विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट, जिससे आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगेंगे जो लोग, उनको भी काम मिल जाएगा। साथ के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं जिनका प्रोडक्शन कम होता था, अब वो 1-2 की बजाय ज़्यादा क्रॉप्स उगा पाएंगे। और देखिए, अब ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ मस्ट बी इम्प्रूव्ड।
अब खेती ज़्यादा होगी, खेती ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं किसान के पास सरप्लस आएगा। सरप्लस किसका? उसकी अपने प्रोडक्शन का, चाहे वो वीट ग्रो कर रहा है, राइस ग्रो कर रहा है, मेज़, बार्ले, जो भी क्रॉप्स कर रहा है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है। उसके साथ साथ अब वो अगर उसको इरिगेशन फैसिलिटी 2-3 क्रॉप्स उगाएगा तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों की भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सीड्स चाहिए उसको, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो ये लोग बेचते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उन लोगों को भी काम मिलेगा। अब उसके पास सरप्लस आ चुका है, लक्ष्मी के पास सरप्लस आ चुका है, सरप्लस वीट का या ग्रेन्स का, किसी भी चीज़ का सरप्लस आया। अब उसने उसको कहीं ना कहीं सरप्लस को बेचना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए और स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि वो एक जगह से सामान दूसरी जगह पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्विसेज भी जनरेट हो गई, स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, स्टोरेज वालों को भी काम मिल गया। तो ये चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी जब इनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी जैसे फार्मर्स ने पहले क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू की, जिसकी वजह से डैम्स और कैनाल्स की वजह से क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू की, उन लोगों को भी काम मिला और एग्रीकल्चर वाले लोगों को भी काम मिला। अब ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ेगी, स्टोरेज फैसिलिटी की नीड पड़ेगी, इससे ये फार्मर्स को तो एम्प्लॉयमेंट देंगे, बाकी जो लोग ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के अंदर लगे होंगे उन लोगों की भी सर्विसेज, उनको भी मिलेंगी सर्विसेज, उन लोगों को भी सर्विसेज मिलेंगी जो लोग एग्रीकल्चर में नहीं हैं, पर वो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, सामान को स्टोर करने में, तो उन लोगों को भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आगे देखिए, बैंक शुड प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स टू इम्प्रूव फार्मिंग। अगर लक्ष्मी जैसे फार्मर हैं, लक्ष्मी का नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कोई भी फार्मर ले सकते हैं। अब लक्ष्मी जैसे फार्मर जो हैं वो पुअर हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ द थिंग्स। अब वो कितनी सारी चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इफ़ द लोकल बैंक्स गिव हर क्रेडिट एज अ at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all the things, all this in time and cultivate her land. So this means that along with water, we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. अगर बैंक्स वहाँ पर ओपन हो जाते हैं तो लोगों को मनी लैंडर से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं खरीद लेना पड़ेगा लोन, वो बैंक से जाके लोन लेंगे और बैंक से जाके लोन लेने के बाद वो इन चीज़ों को खरीदेंगे, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, मशीनरीज हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इनकी हेल्प करेगा। और अगर चीप रेट पर मिलेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज परचेज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स परचेज़ करेंगे, उससे प्रोडक्शन और इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो इससे दूसरे लोगों को भी काम मिलेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी स्टोरेज लिया है, जो अभी आगे आगे देखिए बहुत सारे लोगों को इनसे काम मिलेगा अगर एक एग्रीकल्चर में रेस देखने को मिलता है। तो बैंक शुड प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स टू इम्प्रूव फार्मिंग, इससे बैंक्स को भी काम मिल जाएगा और बैंकिंग एक्टिविटी में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रमोट एंड लोकल इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। अब गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? प्रमोट करनी चाहिए लोकल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, उनको गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। कहाँ पर? प्रमोट एंड लोकेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज़। अब वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी होंगी? जैसे आप देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब अगर दालें प्रोड्यूस हो रही हैं तो दाल से क्या हम बना सकते हैं, क्या कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? दाल मिल बना सकते हैं, और दाल मिल जो होगी वो आगे क्या करेगी? उसके पापड़ बनाने में उसके यूज़ करेगी, अलग अलग चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इससे क्या होगा? इनसे वो जो चीज़ें मिलेंगी वो अपने एरिया में भी बेच सकते हैं, इवन सिटीज़ में भी बेच कर उनसे मनी अर्न कर सकते हैं। अब कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज मतलब जैसे बहुत सारा अनाज है, बहुत सारी खेती है, या फिर आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो किसान को अपनी उपज का उतना, अपनी प्रोडक्शन का उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो अगर ये कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी
रूरल एरियाज़ में एस्टैब्लिश हो जाए तो वहाँ पर इन लोगों को और काम मिलेगा और ये कोल्ड स्टोरेज में अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं, अपना प्रोडक्शन रख सकते हैं। और अगर दो फायदे हैं इसमें, उसको क्या फ़ायदा है, एक तो उनके जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो वो ख़राब नहीं होंगी। और इवन जब उनका प्राइस उन्हें अच्छा मिलेगा तब वो उसको बेच सकते हैं। तो ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज, अनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड। जब प्राइस अच्छा होगा उसके साथ और क्या कर सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं गवर्नमेंट, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्री दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, राइस, वीट, टमाटोज। अब आप ये देखिए फूड प्रोसेसिंग क्या है। मान लो टमाटोज़ हैं, टमाटोज़ को गवर्नमेंट बेच रही है, गवर्नमेंट नहीं सॉरी फार्मर बेच रहा है। अब वो फार्मर क्या है, अगर फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में उसको लेके जाता है तो उस टमाटो से वो क्या बना सकता है, सॉस बना सकता है, टमाटो सॉस। तो कहीं ना कहीं टमाटो सॉस में और सारे लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि टमाटो सिर्फ बेच रहा है उससे चाहे इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो, पर अगर वो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है टमाटो सॉस बनाने का तो बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा, इवन इनकम भी इंक्रीज होगी। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ एक कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कंट्री का जीडीपी भी बढ़े। जीडीपी तब बढ़ेगा जब लोगों की मनी इंक्रीज होगी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। जब लोग ज़्यादा मनी अर्न करेंगे तो जीडीपी पे अपने आप ही इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा, तब भी जीडीपी इंक्रीज होगा। तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा ही स्टेप है जिसमें फूड उस क्रॉप को बेचने के साथ साथ उसको और कहीं भी लेके जाना और कहीं भी मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराना, जिससे मनी जो मिले वो ज़्यादा मिल पाए। क्योंकि टमाटो से चाहे इतना मनी नहीं मिलेगा, जब सॉस तैयार होगी तो उससे ज़्यादा पैसा वो अर्न कर पाएंगे। इसके साथ साथ और भी बड़े सारे बिजनेस हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, पिसीकल्चर हो गया, तो ये भी जो फार्मर्स अपने साथ साथ कर सकते हैं और उससे और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। अब है एजुकेशनल सेक्टर्स। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन करने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 to 29 ईयर्स में अगर हमें देखा जाए इंडिया में 46.9% लोग हैं जो 5 to 29 ईयर्स के बीच में आते हैं, मतलब सारे यंगस्टर्स हो गए। उसमें से सिर्फ 52% जो लोग हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, स्कूल्स को अटेंड करते हैं, कॉलेजेस को अटेंड करते हैं। बाकी लोग जो हैं 52% किसके, जो 46.9% लोग जो पॉपुलेशन में आते हैं 5 to 29 ईयर्स में से, उसमें से सिर्फ 52% लोग जाते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं। बाकी जो 48% है वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड ओपन सम स्कूल इन रूरल एरियाज़। अब गवर्नमेंट कुछ स्कूल्स अगर ओपन करती है तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल भी अटेंड करेंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, तो जो बिल्डिंग बनाएंगे उन लोगों को भी काम मिलेगा, टीचर्स को भी काम मिलेगा, और इसके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काम मिलेगा। तो इससे कम 20 लाख पीपल जो हैं उनको जॉब मिल पाएगी। सिर्फ एक एजुकेशनल सेक्टर्स ओपन करने से, मतलब अगर सेंटर्स जितने जितने बनाएंगे उसकी वजह से बाकी सारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। अब आप देखिए हेल्थ सर्विसेज की तो वैसे ही बहुत डिमांड है रूरल एरियाज़ में। तो अगर हेल्थ सर्विसेज मिल जाए तो दीज शुड बी इम्प्रूव्ड बाय ओपनिंग डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स। अगर डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं तो किन को जॉब मिलेगी, डॉक्टर्स को मिलेंगी, नर्सिस को मिलेंगी, और भी बहुत सारा स्टाफ होता है डॉक्टर के साथ, जैसे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनके हेल्पर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। तो दीज आर सम वेज बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड एंड we should help in the development of the country as well as the development of the people also, क्योंकि लोगों को अगर काम मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस होती है। अब इसके साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टूरिज़्म हो गया। एक टूरिज़्म ऐसा सेक्टर है जहाँ पर एक्स्ट्रा अर्निंग अर्न की जा सकती है। जैसे प्लानिंग कमीशन ने ये बोला है कि अगर टूरिज़्म एक सेक्टर इम्प्रूव किया जाता है, इफ़ टूरिज़्म एज अ सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। इतने सारे लोगों को काम मिल जाएगा। तो टूरिज़्म को हमें एनहेंस करना चाहिए, क्राफ्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी चाहिए।
IT सेक्टर है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे अगर बैंक्स लोन प्रोवाइड करेंगे तो इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, इससे फार्मर और क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। डैम्स और कैनाल्स अगर एस्टैब्लिश करती है तो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, डैम्स और कैनाल्स बनाने वाले को, और इवन उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उनको भी काम मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज वालों को भी काम मिल जाएगा। और बैंक्स अगर लोन प्रोवाइड करती है तो और ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे चीप लोन्स लेके, और जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, बैंक में भी लोगों को काम मिलेगा। और उसके बाद है स्मॉल स्केल अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे दाल मिल हो गई, कोल्ड स्टोरेज हो गया, हनी कलेक्शन सेंटर्स हैं, फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो इसकी वजह से भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एजुकेशनल सेक्टर में भी, हेल्थ सर्विसेज में भी, टूरिज्म और क्राफ्ट इंडस्ट्री में भी। अब स्टूडेंट इसके साथ हमारा एक और टॉपिक है दैट इज़ अबाउट नरेगा। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम एस्टैब्लिश की है दैट इज़ नरेगा। नरेगा को पहले जो नरेगा चलता था, और ये जो स्कीम जो ये हमने देखी है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी 2005 में, और क्या बोलते हैं नरेगा को, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसके साथ क्या ऐड कर दिया गया है, MG। MG मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और दिस वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 फरवरी 2006। तो अब इसका नाम जो हो गया मनरेगा हो गया MGNREGA। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इसलिए इस्टेब्लिश किया है ताकि लोगों को काम मिल सके। तो इम्प्लीमेंटेड द राइट टू वर्क, कि हर पर्सन को वर्क करने का राइट है। तो इसको एम्प्लॉयमेंट थी सिर्फ 150 डिस्ट्रिक्ट्स तक थी, अब गवर्नमेंट ने 625 डिस्ट्रिक्ट तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें बोला है कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट जो है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए लोगों को हर साल और एवरी रूरल हाउस होल्ड को। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। और अगर गवर्नमेंट कहीं चूक जाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है इन लोगों को, जो 100 डेज़ का वादा किया गवर्नमेंट ने वेज एम्प्लॉयमेंट देने का, और गवर्नमेंट अगर वो वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे करेगी, कुछ मनी पे करेगी मंथली, ठीक है। और यहाँ पर किन लोगों को टारगेट किया गया है, जो स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, स्केड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या फिर जो पुअर वुमेन हैं, उन लोगों को टारगेट किया गया है। उन लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी गई है कि इन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 100 डेज़ मिले इनको, 365 में से एटलीस्ट इनको 100 डेज़ काम करने के लिए मिले। और इसका मेन मोटिव यही है कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उतनी ही वेजेस उनको मिलेगी। तो नरेगा कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है जहाँ पर लोगों को बेनिफिट हो सके, कि जिन लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं है कम से कम ये स्कीम उन लोगों को काम दे सके 100 डेज़ के लिए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसकी प्रोग्रेस के लिए स्टेप्स उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अब ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स तक हुई है, आगे भी और डिस्ट्रिक्ट्स तक ये जा सकती है जिससे लोगों को काम मिल सके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। हमने 2 टॉपिक एक तरीके से कवर किए हैं कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जा सकता है। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट का भी इसमें एक बहुत बड़ा राइट है, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। तो गवर्नमेंट भी स्टेप्स लेती है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, लोगों को काम मिले, जिससे हमारी कंट्री का GDP इंक्रीज़ हो। GDP इंक्रीज़ होगा तो हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं डेवलप होगी, और डेवलप होती जाएगी तो कभी ना कभी डेवलप कंट्रीज़ में आएगी, क्योंकि अभी हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और हमने एक टॉपिक किया है मनरेगा किया है, और अब इसमें आपको ये 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर में ये 2 टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम करेंगे डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, थैंक यू।